नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। धार्मिक स्थलों को न सिर्फ धार्मिक महत्व की दृष्टि से बल्कि धार्मिक पर्यटन के नजरिए से भी विकास और विस्तार किया जा रहा है। इस दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संवेदनशीलता से फैसले भी ले रहे हैं। फिर चाहे वो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का फैसला हो या फिर धार्मिक स्थानों को विस्तार देने का फैसला हो। इसी के तहत अब मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों में शराब की दुकानें बंद करने पर विचार किया जा रहा है। एक बार फिर सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में जो भी धार्मिक शहर हैं वहां शराब की दुकानें बंद करने पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इस मुद्दे पर सामने आकर अपनी राय रखी है। बता दें कि काफी समय से राज्य की धार्मिक नगरों में शराब को बैन किए जाने की मांग की जा रही थी। अब साधु संतों के सुझाव के बाद मध्य प्रदेश की सरकार धार्मिक शहरों में शराबबंदी की तैयारी कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार विचार कर रही है कि धार्मिक नगरों में नीति में संशोधन करे और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि कई साधु संतों और लोगों ने सुझाव दिए हैं और इस पर हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। हम बहुत जल्द इस बारे में ठोस फैसला करेंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इस तरह नए वित्तीय वर्ष से बाबा महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में शराब की कोई दुकान नहीं होगी और यहां शराबबंदी लागू हो सकती है। वहीं इसके अलावा ओरछा, मैहर, चित्रकूट, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई और मंदसौर जैसे धार्मिक स्थलों की शराब दुकानें नगरीय क्षेत्र से बाहर की जाएंगी। उधर सरकार किस दिशा में कदम उठाने को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है पहले वो आपको सुनवाते हैं। ये बजट सत्र का एक तरह से किनारा आया है और ऐसे में हमारी सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़ें। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि हम हर हालत में अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें चालू करें, बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएँ। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करें। अब ये ऐसे ही शराबबंदी होगी जैसे गुजरात में है। गुजरात में एक बहुत बड़ा माफिया 10,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है एक वर्ष में, जो पूरा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और इसकी पूरी की पूरी फंडिंग नेताओं को, राजनीतिक दलों को होती है। रात में 2 बजे कोई गुजरात में किसी भी शहर में, किसी भी गांव में 2 बजे कोई शराब मांगे तो 1 मिनट में उपलब्ध है। ऐसा लगता है यहीं कोई बोतल लेके आसपास छुपा रहा है और मांगने पर प्रकट हो गया है। ये पूरा का पूरा समानांतर सप्लाई सिस्टम एक राजनीतिक संरक्षण के कारण है और राजनीतिक संरक्षण उनका है जो सत्ताधारी दल के लोग हैं और उन्हीं पर अधिकारियों का दबाव है कि इस पैरेलल सिस्टम को चलने दिया जाए, जिसमें अधिकारी भी शामिल हो गए, नेता भी शामिल हो गए और दोनों का एक बहुत बड़ा नेक्सस है। तो मध्य प्रदेश में शराब बंदी का मुद्दा लगातार चर्चाओं में भी रहा। जब मोहन सरकार बनी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जब उन्होंने शपथ ली सीएम के रूप में, तब भी बड़े फैसले लिए। उन्होंने नर्मदा किनारे के क्षेत्रों में शराबबंदी की बात हो या फिर जिस तरीके से मांस मटन को लेकर जो तमाम नियम कानून बताए गए और उसको लेकर जो स्थिति बदली, तो ऐसे भी अब माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ सकता है। खासकर शुरुआत मध्य प्रदेश के धार्मिक शहरों से होने की संभावना है और मुख्यमंत्री ने खुद इसकी पहल की है। तो आगे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में धार्मिक नगरों में कम से कम शराबबंदी हो सकती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है प्रियंका दुबे। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जुड़ेंगे, फिलहाल नहीं जुड़े हैं। प्रियंका जी, पहले आप ही के पास आ रहा हूं। जिस तरीके से ये फैसला सरकार ने ले सकती है या फिर जो चर्चाएं की जा रही हैं कि धार्मिक नगरों में कम से कम शराबबंदी हो, यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि धार्मिक जो शहर हैं उनको न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से डेवलप किया जा रहा है बल्कि पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित करने की कवायद देखने को मिलती है। अब शराबबंदी एक बड़ा सवाल भी है, क्या शराबबंदी हो सकती है आगे? इसको लेकर सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं तय की है या फिर अभी चर्चाएं हैं और धार्मिक नगरों से शुरुआत हो सकती है? नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इस शुभ अवसर पे अगर हम बात करें तो जो हमारा मध्य प्रदेश है, जिसकी आज अगर विकास की बात करते हैं, विकास दर की स्थिति की बात करते हैं, तो ये हमारे विजन में बहुत पहले रहा है कि जो हमारा परंपरागत आय का स्रोत है, जिसको कृषि हम मानते आए हैं, उसके अलावा भी वैकल्पिक व्यवस्थाओं के ऊपर हम चिंतन करें, मनन करें और उसके साथ में और भी वैकल्पिक व्यवस्थाओं को हम बनाएं और ऐसे तंत्र तैयार करें जिससे कि पैसा बचाया भी जा सके। तो अगर हम बात करते हैं तो उसी में एक नया स्टेप हम लोग जो रखा था पर्यटन के प्रचुर मात्रा में साधन अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर उपलब्ध हैं, जो कि हमारी जलवायु के हिसाब से देखा जाए या हमारे वन जो क्षेत्र हैं उनके हिसाब से देखा जाए या तीर्थ नगरियों के हिसाब से भी देखा जाए, तो इन सभी मामलों में हमारा जो मध्य प्रदेश है वो बहुत कहा जाए तो समृद्ध है। तो पर्यटन में जो देखा गया प्राचीन नगरियों के हिसाब से, अगर पुरातत्व के हिसाब से भी देखें और पर्यटन और सांस्कृतिक सभ्यता को अगर उसका अभ्युदय करने की बात करें, उत्थान करने की बात करें, तो कोशिश ये की गई है कि उनको भी बहुत अच्छे से डेवलप किया जाए, जिससे पर्यटन को बढ़ावा में मिला और जिसमें हमने खुद ने देखा है 8 to 10% के पर्यटन टूरिज्म में हमारी ग्रोथ हुई है। तो उसको आगे बढ़ाना हमारा मकसद है, परंतु उसके साथ ही कोशिश ये की जाए कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जिसके साथ एक धार्मिक और अध्यात्म को डेवलप करने की भी जो बात है, जिसमें हम ओमकारेश्वर में देखते हैं, आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति के तौर पे देख लें, राम पथ गमन या कृष्ण पथ पाथे की बात करें या राम पथ गमन की बात कर लें या देवी लोक की बात कर लें, मैहर की बात कर लें, ऐसे बहुत से स्थानों को डेवलप किया गया जिसके पॉजिटिव रिजल्ट भी हमें देखने को मिले। स्थानीय रोजगारों में भी परिवर्तन आया, आय के स्रोत भी बढ़े, तो इसकी ओर कार्य कर रहे हैं, साथ में स्वास्थ्य को भी देखते हुए और उस नगरी की जो धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक आस्था के साथ में जो टूरिज्म के साथ में ये ना हो कि वहाँ उद्दंडता बढ़ जाए या ऐसी कोई चीजें बढ़ जाए जिसके कारण हमें कहीं आगे भविष्य में उसके नेगेटिव प्रोस्पेक्ट भी सामने आए। तो इसलिए कोशिश की गई है कि उन जगह पे सबसे पहले हम लोग नशा मुक्ति से उसको रखा जाए या शराबबंदी की जाए। तो ये जो प्रयास है वो सख्ती से लागू किए जाएंगे। बाकी रही बात मध्य प्रदेश की बात, तो भविष्य में योजना करके अगर लगता है तो उसके ऊपर भी कार्य किया जाएगा। ठीक है प्रियंका जी, देखिए महत्वपूर्ण बातें कही, हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से उज्जैन का जिक्र होता है, क्या वहां पर शराबबंदी जो प्रचलन वहां पर है, क्या वहां पर शराबबंदी हो सकती है? कोई चुनौती उसके लिए आप देख रहे हैं? और दूसरी बात ये कि अभी हमने प्रतिक्रियाएं सुनी, जो मुकेश नायक जी हैं कांग्रेस की ओर से, उन्होंने कहा कि गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन आज वहां चले जाओ तो वहां आपको अवैध रूप से शराब मिल जाएगी। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण बड़ी वजह होता है कि शराबबंदी के बाद भी शराब की बिक्री होती है, लोग आसानी से शराब खरीद सकते हैं। तमाम सवाल इस पर भी खड़े किए। अगर ये कॉन्सेप्ट ठीक है, अभी तो नहीं उतारा गया है, लेकिन अगर इसको लेकर चर्चा भी हम करते हैं तो वो कह रहे हैं कि शराबबंदी की बातें खोखली नजर आती हैं। देखिए, एक होता है एक स्वतंत्र स्वच्छंद रूप से किसी चीज का प्रमोशन करना, ऐसा हर शराब के तो छोड़िए, सिगरेट की हर बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी व्यक्ति को जिसको पीना है वो पी रहा है। बिल्कुल। परंतु जब उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो एटलीस्ट वो जो मास अमाउंट में जो व्यक्ति कंजप्ट कर रहा है या पिए जा रहा है और दुनिया भर के उल्टे काम हो रहे हैं, कम से कम प्रतिबंधित कर देने पे वो तो रुक जाता है। अवैध तरीके से हो रहा है तो निश्चित है कि जो वैध तरीके से हो रहा होगा उसको तो प्रतिबंधित कर दिया, अवैध पे भी उतना नहीं हो पाता क्योंकि उसके अलग सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ उसके पर प्रतिबंध हो ही जाता है। तो ये कहना, और मैं माननीय जो मुकेश जी भाई साहब है वो विपक्ष से नहीं है इस बात की, मैं तो हमेशा आग्रह करती हूँ कि आप लोग क्या कर रहे थे। अगर आपके पास इतनी पुख्ता जानकारियां हैं, इतनी पुख्ता खबरें आप रख करके बैठे हैं, तो आप उसको सार्वजनिक करिए ना। बस एक एलिगेशन लगा देने से क्या होना है। हम तो कहते हैं जो भी हो, इंक्लूडिंग मंत्री हो, संतरी हो, कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, जो हो, अगर आपके पास इतनी पुख्ता जानकारी है तो मैं तो कहती हूँ आप लोग कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाते तो मीडिया के सामने सारे नाम रखिए, सबूत रखिए। आज इतना ऋषभ भाई, इतना एक्सप्लोजर हो चुका है किसी इंफॉर्मेशन को, अगर आपको वायरल करना है तो उसके लिए कोई मतलब ह्यूज अमाउंट में प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। तो ये सब कहना और सिर्फ एक हिट एंड रन की पॉलिसी अपनाना, ये मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है। उन्हें जिम्मेदार नागरिक की तरह इसके लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए, जो दोषी हैं उनको सामने लाना चाहिए और उनका पर्दाफाश मीडिया के, हम तो स्टिंग ऑपरेशन होते ही, मीडिया करते ही स्टिंग ऑपरेशन, उनके माध्यम से उनको पकड़वा देना चाहिए। मैं तो उनका स्वागत करूंगी अगर वो ऐसा काम करते हैं। निश्चित प्रभा कि अगर ऐसे उनके पास कोई सबूत है, तथ्य है, तो कानून का द्वार तो उनके पास खुला है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या फिर तमाम तरीके से प्लेटफॉर्म्स भी कई हैं जिन पर बात उठाई जा सकती है। चर्चा को खैर हम आगे बढ़ाएंगे। रितेश त्रिपाठी जी, आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, अभी तक वो नहीं जुड़ पाए, कोई तकनीकी खामी हो सकती है। रितेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही। थोड़ी देर से आप जुड़े, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका स्वदेश न्यूज में। और
चर्चा जो आज है कि धार्मिक शहरों पर शराबबंदी की चर्चाएं तेज हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि साधु संतों से हमें तमाम सुझाव मिले हैं, आगे हम इस पर विचार कर रहे हैं। अगर धार्मिक शहरों में शराबबंदी होती तो कांग्रेस का क्या पक्ष है सर? देखिए, कुल मिला के सारी बातें जो है तो हवाई बातों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी योजना मध्य प्रदेश सरकार ने पहले भी 4 बार की है। सितंबर 2014 में भी तात्कालिक मुख्यमंत्री ने कहा था, इसके बाद 2017 में ये बात आई, फिर 2020 में आई। अब इनके नए नवेले मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम फिर से वही चीज को लेकर आएंगे। पर अगर आप इसकी बात कल्पना के पीछे आधार में जाएं तो आपको समझ में आता है कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार आबकारी से आ रहे राजस्व के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहती। शायद यही कारण है कि पिछले साल 2022-23 के बजट सत्र में जहां आबकारी विभाग द्वारा 12,353 करोड़ का टेंडर दिया गया था, वही 931 कंपोजिट समूहों के माध्यम से 12.5% कीमत बढ़ाकर 15,618 करोड़ रुपए का टेंडर मध्य प्रदेश सरकार ने वसूला है। मध्य प्रदेश सरकार घर घर तक शराब की पैकारी करवाकर और लोगों को घर बैठ के शराब दिलवाकर निरंतर शराब के मामले से राजस्व की कमाई बढ़ाने में लगी हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की काबिल प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि अगर 4 बार पहले भी ऐसे प्रस्ताव सरकार के पास आए थे तो सरकार क्यों मात्र नौटंकी कर रही है? ये जो इनके सारे सीएम हो या पीएम हो, इनके सारे मंत्री एक काम करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, सिर्फ हवाई बातें कर देना और बाद में मुकर जाना। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिन 17 शहरों की बात कही गई है जो हमारे आस्था के केंद्र बिंदुओं में सबसे ऊपर महाकाल लोक की नगरी आती है, जो खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का गृह जिला है, पर जब से वो मोहन यादव जी हमारे प्रदेश की कमान संभाली है, उज्जैन अगर किसी कारण चर्चा में है तो अपने भ्रष्टाचार के कारण है, अपनी अव्यवस्थाओं के कारण है। यहां तक कि उन्होंने महाकाल लोक को भी अपने भ्रष्टाचार का शिकार बना डाला है। वहां पर जो बाबू थे वो दर्शन कराने के लिए पैसा उगाते हैं। जिस प्रदेश में भ्रष्टाचार इतनी बड़ी कीमत में फल फूल रहा हो, जिस प्रदेश के का राजधानी में भोपाल में मुख्यमंत्री के निवास से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर 1800 करोड़ का एमडी ड्रग्स पकड़ा जा रहा हो और हमारे जो उप मुख्यमंत्री है कहीं ना कहीं उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हो, उस प्रदेश में इस तरह की घोषणाएं मात्र कोरी कल्पनाएं प्रतीत होती हैं। मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूं रितेश जी, लेकिन अगर आधार की बात आपने की, अभी जिस तरीके से जब सीएम के रूप में शपथ ली डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो उसके बाद जो फैसले लिए उनकी भी चर्चा काफी हुई। जो मांस मटन की दुकानें हैं उन पर कहीं ना कहीं जो कवर करने की बात कही गई, और जिस तरीके से नर्मदा क्षेत्र की जो स्थिति है 5 किलोमीटर के दायरे से शराब दुकानों को बाहर किया गया, जो फैसले लिए गए हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आगे भी अगर ऐसे फैसले लेने में कोई बड़ी बात नहीं है कि जो धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक शहर है, वहां पर शराबबंदी की जाए। पूरे प्रदेश में शराबबंदी की बात तो वैसे भी नहीं की जा रही है सर। देखिए, मैं आपकी बात को मानता हूं, ये बात की जा रही 17 जगहों पर, जिनमें से उज्जैन का महाकाल लोक, उमरकंटक, दतिया, मऊ, जबलपुर, चित्रकूट, मैहर, इस तरह की जगहों के लिए कहा जा रहा है जो कि हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र बिंदु हैं। पर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल में एक भी निर्णय लेना बड़ी बात नहीं है, निर्णयों को क्रियान्वयन करवाना बड़ी बात है। हर सरकार चाहती है कि जो हमारे प्रदेश के वासी हैं उनका कल्याण हो, प्रदेश का उत्थान हो, पर जब तक वो निर्णयों को जमीनी लेवल पर उतारा नहीं जाएगा, जब तक कि सरकारी मशीनरी को साथ में लिया जाएगा, जब तक कि जन साधारण के भाव नहीं आए कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है। आप आज भी आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि नर्मदा में किन किन जगहों पर अवैध उत्खनन बंद हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश में कितनी आपराधिक घटनाओं में कमी आ गई है। हमारे सीएम यादव जी जब से बने निरंतर नित नई घोषणाएं कर रहे हैं, पर एक भी योजना के लिए मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन, चाहे अपराध का ग्राफ हो, चाहे अवैध शराब की वो हो। और आपकी जानकारी बताना चाहता हूं कि पिछले 1 साल के अंदर मध्य प्रदेश के ऐसे 18 जिले हैं, जी हाँ दोबारा मैं काउंट करूंगा, मध्य प्रदेश के 18 जिलों में महुए से बनने वाली शराब का लाइसेंस आदिवासी परिवार के लोगों को दिया गया है। और अगर आप जाएंगे भौगोलिक दृष्टि पे तो नर्मदा के दोनों तटों पर, जहां अमरकंटक शुरू होती है और आगे तक जहां तक जाती है, अधिकांशतः आदिवासी समाज के लोग निवास करते हैं। अगर एक तरफ जहां पर आदिवासियों को आप लाइसेंस दे रहे हो, दूसरी तरफ शराबबंदी की बात कर रहे हो, तो ये तो हवाई बातें ही हो गई। कुल मिलाकर इनका धरातल पर कोई भी परिकल्पना साकार होती नहीं दिख रही है। यही बात मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। ठीक है, मैं तमाम बातें आपने कही। प्रियंका जी वो कह रहे हैं कि
फैसले आप कुछ भी ले लीजिए, जमीन पर कितने उतरते हैं, बड़ा सवाल वो है। उज्जैन का जिक्र पहले किया कि गृह जिला सीएम का है, लेकिन यहाँ पर जो चर्चाएं ज्यादा है वो अव्यवस्थाओं के नाम की चर्चा है, उनके नजरिया ये है। और जो आदिवासियों का जिक्र किया कि नालंदा क्षेत्र में शराबबंदी की बात आपने कह दी है, लेकिन जहां पर जो आदिवासी निवास कर रहे हैं वो तो शराब बना रहे हैं, वो तो महुआ से शराब बन रही है वहां पर, तो उसको लेकर जो आपके फैसले हैं धरातल पर नजर नहीं आते हैं। महुए पे से मुझे याद आया कि इनके राष्ट्रीय नेता महुआ बीनते हुए महिलाओं के साथ फोटो शेयर किए थे, तो मुझे महुआ पर से वो फोटो याद आ गई। तो हो सकता है कोई बुराई थी उसमें? रितेश जी, अगर अपनी गरीब बहनों के साथ कोई काम करना उसमें कोई बुराई थी? आप मालूम तो है नहीं बात को, पर मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या कोई बुराई थी क्या? आप इतने आज क्यों तिल मिला रहे हैं? मीठा मीठा बोलिए। संक्रांति मैं पूछ रहा हूँ, क्या महुआ अपनी बहन के साथ उठाने में कोई बुराई थी? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। मैंने तो सिर्फ आदिवासी और महुए की बात करी, बस। इससे ज्यादा आपको इतना बुरा क्यों लगा? उसमें कोई बुराई तो नहीं है। चिंता जो जनता को लेकर रहती है, तो इसकी हम धरातल रिपोर्ट पे ही बात कर लेते हैं। ये मैं नहीं, आप लोग 1000 से ज्यादा न्यूज़पेपर्स पे ये हेडिंग पढ़ सकते हैं कि महिलाओं को सब्सिडी रेट के ऊपर वाइन शॉप्स के लाइसेंस अवेलेबल करवाए जाएंगे, बहनों को इसके लिए सब्सिडी मिलेगी। ये किस मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था? रितेश भाई जी बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसलिए इनको मेरी बात बहुत बुरी लगी। भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में घर घर तक शराब की डिलीवरी करवाई। ये बात मैं नहीं, इनके खुद के मुख्यमंत्रियों से पूछिए कि उन्होंने ऐसा नियम क्यों लगाया। हमारे तो एक मुख्यमंत्री ने आहते बंद करवाए, बैठने की व्यवस्था बंद करवाई, और साफ कहा था मंच पर से कि बहनों मैंने आहते बंद कर दी हैं, लेकिन अगर जिया जी लोग घर, बहनों ही लोग घर ला करके पीते हैं तो आप लोग देखिएगा, भैया मामा खड़ा हुआ है, मामा सब निपट लेगा। तो आहते बंद करने वाली सरकार हमारी थी। और आज भी जो निर्णय लिया गया है तीर्थ नगरों को डेवलपमेंट की, जो ये बात करते हैं बार बार, तो इन पे कार्रवाई करने का काम भी मोहन सरकार के ऊपर लगाम लगाने का काम हमारी सरकार ने किया। यूपीआई के माध्यम से कैशलेस की बात अगर हमने करी तो वो हमारा कॉन्सेप्ट लेके आए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात हमारी सरकार के समय हुई। जनधन के माध्यम से जनधन खाते जो खोले गए, जिनसे आज हर पैसा डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, 1 रुपया भी अगर बहनों के खाते में डाला गया लाडली बहनों की, तो वो डायरेक्ट उनके खाते में जाता है। तो जिस तरह करप्शन के ऊपर लगाम लगाने का और कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा था, लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता था जब कैशलेस की बात आई थी, नोटबंदी हुई थी और कैशलेस की जब चर्चा की जाती थी, लोगों को धरातल पे लगता नहीं था कि इस तरीके से अप्लाई हो पाएगा। परंतु आज आप देखिए कि यूपीआई हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को, और लोग दूसरे भी इसको लेकर के उपयोग कर रहे हैं। तो जिस तरह से अब सरकार कार्य कर रही है, नकेल डालने का जो कार्य कर रही है, वो सतत चलता रहेगा और आगे भी बढ़ेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और भी मैं तो फिर ये कहूंगी कि बजाय आरोप प्रत्यारोप, जो विषय सामाजिक होते हैं, धार्मिक नगरी ना प्रियंका की है ना रितेश भाई की है। धार्मिक नगरी है, धार्मिक पर्यटन है। हम कहते हैं अगर सरकार भी कहीं चूक जाती है तो हमें जिम्मेदार नागरिक बन करके उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, आवाज अपनी बुलंद करनी चाहिए और विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। इसके लेकिन प्रियंका जी, रितेश जी ने कहा कि तमाम जो फैसले, बहुत अच्छे फैसले इनको बताए, स्वागत भी कांग्रेस इनका करती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि फैसले आपने ले लिए हैं, ठीक है, इसकी गारंटी आप उनको कैसे देंगे कि शराबबंदी होती है तो वो धरातल पर उतरेगी और कोई भी राजनीतिक संरक्षण नहीं रहेगा, किसी भी तरह की ऐसी मामले सामने नहीं आएंगे कि शराबबंदी के बावजूद भी शराब बिकती नजर आएगी? मैंने वही कहा ऋषभ भाई कि सरकार ने नियम बनाया है, नियम अप्लाई भी किया, परंतु ये बिल्कुल कड़वा सत्य है कि जो चीज सामाजिक, नशा मुक्ति सामाजिक विषय भी है। अगर मैं कहती हूँ धार्मिक आस्था का विषय, जहाँ रितेश भाई जाते हैं तो उनकी भी धार्मिक आस्था महाकाल से जुड़ी हुई है, प्रियंका की भी जुड़ी है, आपकी भी जुड़ी हुई है। अगर वहां हम ऐसा कोई गलत होते हुए देखते हैं तो मैं कहती हूँ इसका विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। सिर्फ सरकार के भरोसे हाथ बांध करके हमें नहीं बैठना चाहिए। निश्चित तौर पे हम सरकार में है, सत्ता में है, हम मानते हैं ये बात को। नियम सरकार ने बनाए, अप्लाई करने के लिए आदेश निकाल दिए, जमीनी स्तर तक उसको आदेशों को पहुंचा भी दिया, परंतु उसके बाद भी अगर कहीं कोई कमी होती है तो हमें मुस्तैदी से अपनी नागरिकता का भी प्रभाव, अपना जो हमारे अधिकार के साथ हमें कर्तव्य दिए गए हैं संविधान में, हमें उनका पालन करना चाहिए और निश्चित तौर पर उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। ठीक है, रितेश त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आपने इसका स्वागत किया, वो भी ठीक है, आप स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वाकई में एक महत्व तो है, चाहे शराबबंदी हो या फिर ऐसी तमाम चीजें हो, सरकार नियम बना सकती है, व्यवस्थाओं को तो उतारने के लिए प्रशासन की पावर लगा सकती है, लेकिन अंतिम में हम और आप यानी आम नागरिक ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि अगर आम नागरिक इसको लेकर चीजें ध्यान में रखेंगे
तो अगर जो फैसला सरकार का है, मेरा सवाल आपसे है कि क्या इसको सकारात्मक रूप से लिया जा सकता है? क्या आप भी अगर इस तरह के जो सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर कल को मामले सामने आते हैं, उनको दूर करने के लिए कांग्रेस आगे आ सकती है, ना कि सवाल खड़े किए जाएं कि जो व्यवस्था है, जो फैसले वो उतरेंगे ही नहीं? अगर हम शुरुआत करते हैं तो एक सकारात्मक नजरिया नजर आता है। रितेश जी, चलिए, रितेश जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, तकनीकी खामी हो सकती है। लेकिन प्रियंका जी, देखिए, तमाम तरीके से सियासत भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहती है। शराबबंदी अगर आप बात कह रहे हैं, अगर मान लीजिए धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी होती है, तो उसके अलावा गुजरात एक ऐसा उदाहरण है, बिहार एक उदाहरण है, जहां पर कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो शराबबंदी तो प्रदेश में लागू है। क्या धार्मिक स्थलों से शुरुआत होकर आगे मध्य प्रदेश इस ओर बढ़ता नजर आएगा कि प्रदेश भर में शराबबंदी हो सके, या फिर एक हवाला जो दिया जाता है कि राजस्व का बड़ा हिस्सा शराब की दुकानों से आता है, क्या उसके लिहाज से शराबबंदी बहुत चुनौतीपूर्ण फैसला है? क्या कुछ इसको लेकर सरकार का आगे की प्लानिंग है, या फिर कुछ चर्चा अगर है तो वो क्या कुछ है? देखिए, अगर सिर्फ राजस्व की बात होती है तो मध्य प्रदेश ऐसा नहीं है कि छोटा प्रदेश है, इससे भी बड़ा गुजरात भी काफी बड़ा प्रदेश है। तो वहां पर भी जब सरकार सख्ती से इस चीज के ऊपर कार्रवाई करती है तो उसको अप्लाई करने के लिए मध्य प्रदेश में भी वो चीज को अप्लाई किया जा सकता है। परंतु ये बात भी सत्य है कि पहले प्रयोग के तौर पर हम जो अपनी धार्मिक नगरियां हैं, पर्यटन स्थल है, उनके ऊपर इनको अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद अगर इस चीज का मॉडल हमारा सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली हम लोग जिस तरीके से निरोग या स्वस्थ मध्य प्रदेश की ओर भी अग्रसर है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि को देखते हुए, नशा मुक्ति को देखते हुए इन सब चीजों के ऊपर प्रतिबंधित किया भी जा सकता है, और जिससे मध्य प्रदेश पे काफी सकारात्मक प्रभाव भी होगा। तो कोशिश यही है कि जो भी हो वो मध्य प्रदेश के हित में हो और हम मध्य प्रदेश के लिए समृद्धिकारी हो। निश्चित तौर पर देखिए, महत्वपूर्ण चर्चा अभी तक हुई। हालांकि रितेश जी अभी हमारे पास नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन जो बातें आपने कही, जनता जो इस डिबेट को देखती है कि वाकई में कृष्ण पाथे की बात अगर सरकार कह रही है, देवी लोक बन रहा है और तमाम तरीके से जो धार्मिक स्थल हैं पर्यटन के रूप में डेवलप भी किए जा रहे हैं, तो वहां पर कोई भी ऐसी स्थिति ना बने, कोई भी ऐसी कहें कि ऐसे मामले ना रहे जो कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को धूमिल करें। तो उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये फैसला हो सकता है अगर आगे फैसला लिया जाता है। और क्या कुछ परेशानियां आएंगी तो एक अलग सवाल है, लेकिन इससे तमाम तरीके की सकारात्मक दिशाएं काफी नजर आती हैं। आगे इस पर चर्चा और भी हो सकती है, विपक्ष के तमाम सवाल भी हैं, लेकिन समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया रितेश जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार धार्मिक नगरों में शराबबंदी की बात पर जोर दे रही है। हालांकि इससे पहले भी तमाम ऐसे फैसले लिए गए, चाहे नर्मदा क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की बात हो, मांस मछली का दुकानों पर बैन लगाने की बात हो, तमाम तरीके से फैसले लिए गए हैं। उसका आधार ये माना जा सकता है कि अब इन फैसलों के जरिए आगे मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में भी शराबबंदी की बात कहने की चर्चाएं हैं। साधु संतों ने कई सुझाव भी दिए हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ तस्वीर आगे की रहेगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।